मगमसा सा 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 गाधा मगमसा Hello, welcome back all of you. So I hope you're all fine. So let's begin with today's topic, Newton's second law. Second law जो है वो कुछ इस तरह बोलता है कि the force acting on a body equals its mass time acceleration. Acceleration क्या है थोड़े से देख लेंगे. तो mass into acceleration is equal to the force acting on a body. यहाँ पे एक गलती है. क्या गलती है? जो गलती मैंने जानबूझ के की है ताकि तुम्हें बता सकूं कि ये फोर्स सही नहीं है. इट शुड बी नेट फोर्स. क्यों? क्योंकि मान लो मैं इस दीवार पे फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है. आई एम पुटिंग सम फोर्स ऑन दिस वॉल, बट दिस वॉल इज नॉट मूविंग. दैट मीन्स दिस वॉल इज नॉट हैविंग एनी डिस्प्लेसमेंट. इफ इट हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इट हैज़ जीरो वेलोसिटी. Also, because displacement is not changing, right? It is remaining there. The wall is there, so there is no velocity, no acceleration. And if the acceleration is zero, mass times acceleration is also zero. That means you can say I am applying the force equal to 0 Newton on this wall, which is untrue. I am actually applying some force here. Yes, I am. But the wall is not moving, it has no acceleration. The problem is we have not stated the thing fully. If we tell the net force acting on a body equals its mass time acceleration, then Newton holds correct. How? Because not only I am applying a force on this wall, but also all the things the wall is connected with its side wall, with the pillars, the rods and everything, they are also applying a force as I am applying a force to make it remain on the same place. If I apply a larger force, they will also apply a larger force to keep it there. Okay, so the net force of me and all these things which are containing the wall at its place, that force is definitely zero, whereas my force applying on the wall is not zero. So this now is true. The net force acting on a body is equal to the mass times acceleration. मतलब force acting, net force on a body is same as the mass of the body into its acceleration. Force and acceleration are vectors, so I am using a vector symbol. So this is our thing to discuss today. So mass तो तुम्हें पता है, acceleration तुम्हें पता है. Acceleration is nothing but rate with which velocity changes. It may be instantaneous, it may be over a period of time, and so on. All of this thing you know. ठीक है. तो acceleration पता है, mass पता है. लग रहा है बहुत easy कि mass को acceleration से multiply कर दो और force निकल गया कितना एक्ट कर रहा है. उतना इजी भी है, लेकिन थोड़ा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है dv/dt मल्टीप्लाइड मास वो कुछ और दे रहा है. चलो देखते हैं. मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है. इस बॉक्स पे मैंने लगाया अपने पैर से मैंने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है. मैंने कुछ फोर्स भूल जाओ, मैंने अपने पैर से विथ माई फुट, ठीक है, आई पुट सम फोर्स हियर एंड मान लो कुछ स्पीड से मैंने अपना पैर नीचे धम करके गिरा इस बॉक्स पे. तो इस बॉक्स का कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैपेंड. लेकिन जब उसी बॉक्स पे जब एक एलिफेंट ने अपना पैर, एलिफेंट्स फुट, जब उसने अपना पैर डाला उसके नीचे, उतने ही स्पीड में, सेम स्पीड में जितना मैंने डाला था उसने भी उतने स्पीड में डाला, बॉक्स तो टूट गया, ठीक है, या डिफॉर्म हो गया, डिस्ट्रक्चर हो गया. क्यों हो गया? अगर एक्सेलरेशन मेरा सेम था, स्पीड सेम था, मेरा उसका भी सेम था, लेकिन मेरे फुट मारने से और एलिफेंट के फुट मारने से कुछ फ़र्क हो गया. तो इसका मतलब मास का कुछ रोल है, क्योंकि एलिफेंट का मास मेरे फुट से ज़्यादा है, वो मेरे को पता है. ऑल्दो मैंने स्पीड सेम रखा हम दोनों ने, ठीक है, स्टिल एलिफेंट ने उसको तोड़ दिया, लेकिन मैंने नहीं तोड़ पाया. क्यों? वही कुछ गड़बड़ है, मास की कुछ इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास का कुछ रोल है. क्या रोल है? चलो देखते हैं कि मास का क्या रोल है. ठीक है, अब हमने देखा
कि द एलिफेंट्स फुट गोइंग विद द सेम स्पीड पुट्स अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड देयर रादर देन माई फुट। तो मास का कुछ रोल है, वी कैन नॉट डिनाई। मास का रोल क्या है ना। एक और मास को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा क्या है मोमेंटम। और मोमेंटम क्यों डिफाइन किया गया? मोमेंटम इज नथिंग बट द मास टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या है? इसको बोला जाता है द मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। क्यों और कैसे? तो ये जो मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, एक बॉडी में कितना मोशन है वो उसको हमने दे दिया भाई मास इंटू वेलोसिटी। क्यों? सिर्फ वेलोसिटी बोलते। अगर मैंने देखा कि मैंने फुट लगाया, सेम स्पीड में एक एलिफेंट ने फुट लगाया, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। लाइक माई फुट एंड एलिफेंट्स फुट वेंट विद द सेम स्पीड, struck the same object but created different results. That's because I did not take into account the mass. अब ये मास करता क्या है? ठीक है, अब मान लो ज़्यादा मास है तो क्यों वो ज़्यादा चीज़ करता है? क्या वो ज़्यादा फोर्स डालता है? सोचो, क्या ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स डालता है कि होता क्या है? ठीक है, अगर एलिफेंट का मान लो पैर इज हेवियर देन क्वाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एलिफेंट का पैर हेवियर है, उसका मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। मान लो एक्सेलरेशन कुछ भी है, वेलोसिटी कुछ भी है, तो वो स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक करने पे, और मैंने भी स्ट्राइक किया, लेकिन एलिफेंट का फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा हो गया। क्यों? सो फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो। यस, द फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास। किसका? लेकिन फोर्स, ये जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन था वो किसका मास था? दैट वाज द मास ऑफ द कंसर्न बॉडी। हम जिसको देख रहे हैं, हम बॉक्स को देख रहे हैं, तो बॉक्स का मास होना चाहिए। मेरे लिए बॉक्स का मास सेम है, एलिफेंट का फुट के लिए भी बॉक्स का मास सेम है, लेकिन फिर भी ये फ़र्क क्यों? क्यों ये फ़र्क हुआ? ये फ़र्क इसीलिए हुआ क्योंकि फोर्स का ओरिजिन हम नहीं जानते। द फोर्स इज नॉट जस्ट द मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो, इफ यू पुट एक्सेलरेशन एज dv, differential of velocity, if you put it like this, you are getting something like mass dv क्या? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अब ये मास v2 माइनस मास v1 बाई चेंज इन टाइम, ये जो चीज़ आया इसको देखो ध्यान से। ये क्या है? ये फाइनल मोमेंटम है। अगर इसको हम मोमेंटम बोले, मास इंटू वेलोसिटी को, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये जो चीज़ आया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यहाँ से इसका ओरिजिन है फोर्स का, ना कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज जस्ट द थर्ड लॉ स्टेटिंग इट, बट द ओरिजिन ऑफ इट इज फ्रॉम हियर। ऑलरेडी वी नो दैट फोर्स इज इंक्लूडिंग मास multiplied with the change in velocity of the object. Now since the elephant's foot is having a greater mass, the momentum it impacts to the box below it is greater than I am impacting. क्योंकि मेरा जो मास है मेरे पैर का और वेलोसिटी वो बहुत कम है, बट at the same time the elephant's foot is heavier, उसका मास इंटू वेलोसिटी ज़्यादा है, and while it is striking the box, what the elephant is doing is it is transferring a greater momentum to the box rather than me. So the elephant is actually transferring a greater momentum to the box. मतलब उसका मास इंटू वेलोसिटी जो वो ट्रांसफर कर रहा है बॉक्स को वो ज़्यादा है, और क्योंकि उसका मास इंटू वेलोसिटी ट्रांसफर ज़्यादा है, the amount of force it is generating by moving the left feet at the same speed as me is quite more. ये बात ध्यान रखना। तो ये जो चीज़ है हमने इसको मोशन कंटेंट इन ए बॉडी बोला, इसीलिए मोमेंटम को, क्योंकि अब ध्यान से देखो, कोई भी बॉडी वेलोसिटी से जा रहा है, हम देखो तो सिंपल सा चीज़ देखो, तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारी तरफ एक साइकिल आ रहा है दौड़ के, ठीक है, एक साइकिल आ रहा है एकदम अनबैलेंस होके, पागल की तरह साइकिल चला रहा है वो, और तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम डरोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, डरना चाहिए। लेकिन मान लो तुम्हारी तरफ वही चीज़ एक कार कर रहा है, एक वोबली कार अनबैलेंस होके तुम्हारी तरफ, पता नहीं अनबैलेंस होके तुम्हारी तरफ खींचे आ रहा है, ऑफ ट्रैक आ रहा है, तो तुम बताओ कि तुम किस चीज़ पे डरोगे?
तुम साइकिल वबल होके आ रहा है तुम डरोगे, या कार वबल होके आ रहा है डरोगे? कार। जबकि साइकिल और कार दोनों का स्पीड सेम है, फिर भी जब कार देखते हो ऐसा आ रहा है तो तुम भागोगे वहां से, जबकि साइकिल आएगा तो तुम ऐसे खड़े हो सकते हो कि भाई रुको रुको क्या हुआ। ऐसा फर्क क्यों? क्योंकि तुम्हें सबकॉन्शियसली ये पता है कि कार जब तुम्हें स्ट्राइक करेगा इट विल प्रोवाइड ए ग्रेटर फोर्स, इट विल इम्पैक्ट ए ग्रेटर मोमेंटम चेंज टू यू, इट विल ब्रेक योर बोन्स एंड इवन डू समथिंग एल्स। सो बात यह है कि ध्यान पे ये रखना है कि जो मोमेंटम एक बॉडी ट्रांसफर करता है उतना ही फोर्स वो जनरेट करता है। तो ये मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी दोनों को इंपॉर्टेंट हमने समझा, तब हमने मोमेंटम का जैसा कुछ चीज़ को स्थापन किया। जैसे कि यहाँ पे रोल ऑफ मास हम देख रहे थे, वैसे देयर इज द रोल ऑफ वेलोसिटी, टुगेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग फोर्स। और ये वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन हम वेलोसिटी ही मान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनिशियली अगर हमने जीरो लिया तो एट एनी मोमेंट द वेलोसिटी इज v, सो v माइनस जीरो बिकम्स v। सो उस हिसाब से हम इसको वेलोसिटी मान रहे हैं। द रोल ऑफ मास एंड द रोल ऑफ वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी टुगेदर, ये हुआ मोशन कंटेंट। क्यों बोला इसको मोशन कंटेंट? क्योंकि जितना मास है उस पे ऊपर और जितना वेलोसिटी उसके पास है, मोशन है उसके पास, टुगेदर मास इनटू वेलोसिटी दोनों जितना है द प्रोडक्ट, that is how it can transfer, that is how much momentum it can transfer to another object on interaction. Also that is amount of momentum it can transfer, and you can say the amount of force it can generate on another body. जैसे कि मान लो एक ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, very heavy train, even if moving at a very small velocity the train can cause a devastation. वो बहुत ही कम वेलोसिटी में जाके एक बस को धक्का मार के खींच के ले सकता है यहाँ से बिहार। लेकिन उसी जगह पे अगर तुम एक ऑटो ले लो और उसको बहुत हाई स्पीड भी दे दो ना, तब भी वो एक बस को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इतना हो ही नहीं रहा कि वो ले पाए। और जब उसका मास इनटू वेलोसिटी उतना हो गया, द ऑटो का उतना स्ट्रेंथ नहीं है उसको सहने के लिए, क्योंकि बस का मास ज़्यादा है। समझ रहे हो? लेन देन की बात है, मोमेंटम दो मोमेंटम लो, ठीक है? मैंने मोमेंटम दिया उसको, जितना दिया पर यूनिट टाइम, दैट इज माई फोर्स ऑन दैट बॉडी। उसने मेरे को मोमेंटम दिया, एक्स मोमेंटम चेंज ऑफ मी पर यूनिट टाइम, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय दैट बॉडी ऑन मी। सो व्हेन टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग, in fact every body interacting in this world, everything, we are interacting with everything, we are interacting through a change of momentum at all times mechanically, ठीक है? We are interacting by a change of momentum at all times. Earth, moon, everything, every celestial object, every person around you, everything happen, every vehicle on the road, everything is interacting with the help of a force, which is indirectly a change in momentum per unit time. वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसीलिए there is a role of mass, there is a role of velocity, and together you can say there is a role of mass into velocity, which is P or momentum. And this momentum, when it changes, when this momentum changes with time equals force. And you saw, my friends, that momentum changing per unit time is nothing but, mass is constant, so it is nothing but velocity changing per unit time. And velocity changing per unit time is what? What is rate of change of velocity? It is acceleration. So force is mass times acceleration. चलो, let us consider the relation of force with momentum now. Okay, okay. जैसे मास और वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन था, वही चीज़ है। इसको तुम ध्यान से देखो तो इम भी डालो वहाँ पे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही आने वाला है। सो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर, रेट बोल दिया तो पर यूनिट टाइम तो हो ही गया, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, छोड़ो, तो इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अब फोर्स ये है, ओके? सो ए टाइम ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स। अब बात यह है कि इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट टेक ए बॉडी, पुट सम फोर्स x and it suppose it produces an acceleration y, I don't know, ठीक है?
उसके बाद in the second stage after it I did something called x1 and I produce an acceleration y1, maybe let this mass be m, I don't know. After some time I put another force x2, I get some acceleration y2, considering the surface to be frictionless or considering all the other forces to be same in these cases. So this is what happens and this goes on process. Okay, after doing it, if I plot the relation between the force I apply, here is the apply, this is the input or the x, and this is the output or the y, which is our acceleration, and if I plot them on a Cartesian plane, I can see that the force and the acceleration together are giving me points which lie on a straight line. अब ये स्ट्रेट लाइन पे रह रहा है, ऐसा मुझे मिला। जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ मिला, वहाँ देखा तो कुछ इधर फोर्स था। ये जब मान लो ये x1 है तो y1 है, x2 y2, like this it kept going. So the force I gave as input and the acceleration I saw as an output were directly proportional to each other. ठीक है, जितना मैंने फोर्स दिया ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना कम फोर्स दिया उतना कम एक्सेलरेशन, ये होता गया। अब जब मैंने कुछ फोर्स दिया ही नहीं तो उसका एक्सेलरेशन पहले से कुछ हो सकता है, इसीलिए आई डिड नॉट मेक दिस मीट एट 0. It may be 0, in all cases it will be 0, but it may not be 0 also. Who knows, before you apply force there is some other force which is accelerating it at some point. So that's a different thing. So force and acceleration were found to be linearly related, or you can say acceleration was linearly related to force. This because this is the application and this is the result, right? This is the input, this is the output. So acceleration being directly proportional to force, when we remove it, we got a constant. This constant here was taken by mass, which is the mass, right? Do you see here? The constant of proportionality between force and acceleration is mass. Mass takes the best place for this constant. Why? Because we have already discussed that mass plays a major role in bringing out a change in momentum, in the other body, thereby resulting in a greater force or lesser force. So what alters force is not velocity alone, not acceleration alone, but mass into velocity and the change of it. So that is why the constant of proportionality is best suited for m. And you can see, if you divide the values of f by a at any point, suppose you divide at this point, let this be, this is the value of fx and this is y1, x1, y1. If you divide x1 by y1, you will get m. Similarly, at this point, if you divide x2 by y2, you will get m. So at all these points, you will get the ratio of force by acceleration, which is same as mass, or force is same as mass into acceleration. This is the second law of Newton. If the net, or it's the second law of Newton, the net force acting on a body is equals to its mass multiplied with its acceleration. The net force acting on a body is equal to the rate of change of momentum of the body. The net force acting on a body is equal to the mass multiplied with the rate of change of velocity. Like this, you can put it in many different words, but you must remember f from f is equal to change of momentum with respect to time. This is from where ma has come. So that is very vital for you. ठीक है, बेसिकली सेकंड लॉ क्या बोलता है, टू रैप दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सेकंड लॉ क्या बोलता है, कोई भी बॉडीज हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉडीज या एक बॉडी है, उसके ऊपर तुम जितना फोर्स डालते हो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, द नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन व्हिच इज इन प्रोपोर्शन विद द फोर्स, with the proportionality constant m, which is mass.
ठीक है, whatever force you apply produces an acceleration depending on what magnitude of force you put. Okay, so force and acceleration, that is the input and the output, are related through what? Mass. So mass into velocity, momentum, that is why it is called the motion content in a body. If you change the momentum, or you can say if you change the motion content in a body, you are basically applying force. Okay, so to apply force is to change the motion content in a body, right? If a bus is going at some speed and you want to change its velocity, that means indirectly you are wanting to change its momentum, you will have to give a force, you will apply a force, otherwise it won't happen, right? Some external force has to be there which will stop the bus or make it move faster or do some flip, I don't know. In most cases it is just the brake, the driver applying the brake, it is also an external force which is with the help of friction and thereby causing the bus to stop. So I hope you understood net force equals mass times acceleration means what. I hope you understood Newton's second law, and we will apply it some questions in further junctures. Okay, I hope you like it. Take care. Bye bye.